नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, आज हम देखेंगे न्यायपालिका। यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 124 में दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 124 कई बार डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले आता है और सबसे उच्च है। तो इसमें क्या है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी एवं एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ही भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, आधिकारिकता, शक्तियों के विनिमयन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति इसके पास है, भारतीय संसद के पास है। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें स्टेटमेंट में लिख के पूछ लिया जाता है। किसको प्राप्त है शक्ति? भारतीय संसद को। किसके? उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, आधिकारिकता, शक्तियों के विनिमयन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यही वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। अभी न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है। ये ध्यान रखिएगा कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसको अमेंड कर लीजिएगा। अब देखिए, आगे हम देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। मतलब शुरू की बात कर रहा है ये कि एक, मतलब इसमें क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 न्यायाधीश होंगे। ये शुरुआती दौर में था। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके 11 हो गई। ये देखते जाइए कैसे कैसे संख्या इनकी बढ़ी है। तदुपरांत 1960 में यह संख्या पुनः बढ़कर 14, फिर 1978 में 18 और फिर 1986 में 26 हो गई। और केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2008 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने का फैसला किया। और अभी जो है यह कितना हो गया है? 33 हो गया है। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण की आयु सीमा कितनी है? 65 वर्ष है। ये आप याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। मतलब इन पे भी महाभियोग लगाया जाता है। कब? जब ये गलत कार्यों में लिप्त पाए जाएंगे या अपने कार्य में इनकी असमर्थता दिखेगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए प्रति माह व अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। यह अभी बदल चुका है। तो इसमें देखिए जो दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की 1 लाख, अब यह कितनी हो गई है? 2,80,000। 2,80,000 हो गई है। ये आप याद रखिएगा। और जो अन्य न्यायाधीश हैं इनका 2,50,000 के 50,000 है। तो आप इसको अमेंड कर लीजिएगा। यहाँ ये दोनों जगह पे अमेंड कर लेना। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश YB चंद्रचूड़ या यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985, मतलब 2,696 दिन तक के थे। ये ध्यान रखिएगा। कौन? YB चंद्रचूड़। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सब जरूर ध्यान दे दीजिएगा। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह है। कौन है? कमल नारायण सिंह है। इनको आप ध्यान रखिएगा। ये केवल मात्र 17 दिन तक थे। कितने दिन तक थे? 17 दिन तक थे। देखिए, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन है? तो ये देखिए हैं 9 नवंबर 2022 को मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं।
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, जो उन्हीं के बेटे थे, जो सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो थे, वाई चंद्रचूड़ जो थे, उन्हीं के यह बेटे हैं। कौन? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा मतलब पीआईएल लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पीएन भगवती साहब थे। कौन थे? पीएन भगवती साहब थे। ये भी याद रखिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि पीआईएल कौन लाए थे? पीएन भगवती लाए थे। ये आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए उच्चतम न्यायालय, आपका उच्चतम न्यायालय की न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या होगी? ये आप देखिए, वह भारत का नागरिक हो, पहला पॉइंट है। वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह स्टेटमेंट में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक, या तो किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक, या राष्ट्रपति की दृष्टि में उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तो उसको उसकी भी योग्यता होती है न्यायाधीश बनने के लिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है, और अब तक ऐसा एक कहाँ हुआ है? हैदराबाद और एक श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, यह इम्पॉर्टेंट है, हैदराबाद और श्रीनगर। लेकिन इसके पहले उनको राष्ट्रपति से क्या लेना है? परमिशन लेना है। तो इसमें देखिए 2-3 पॉइंट कि पहला, वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 2 अन्य न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश रहा हो, और उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक रहा हो, और राष्ट्रपति की दृष्टि में अच्छा कानून का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद किसी अन्य न्यायालय में फिर वकालत नहीं कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद और गोपनीयता जो है भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश दिल्ली के अलावा अब तक जो दूसरी जगह बैठकें हुई हैं, एक हैदराबाद हुआ है, दूसरा श्रीनगर हुआ है, लेकिन ऐसा करने के लिए इससे पूर्व राष्ट्रपति की सलाह लेनी होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अब इसका क्षेत्राधिकार क्या है? तो भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य अगर जो विवाद होगा, उसका मामला देखेगा ये। भारत संघ का कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा, उस मामलों को यह देखता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिनमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है, तो यहाँ भी कौन देखता है? उच्चतम न्यायालय देखता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के रूप में स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल हो। देखिए, इसके ध्यान रखिएगा कि ये सब जो राज्य का मामला है, यह उस राज्य के हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, यह उस राज्य की हाई कोर्ट इस मामले को नहीं देखेगी, यह सुप्रीम कोर्ट देखेगी। यही कह रहा है इसमें। जैसे मान लीजिए कर्नाटक में कोई विवाद हुआ, तो ऐसा नहीं कर्नाटक हाई कोर्ट ही उसका डिसीजन देते, ऐसा नहीं होता। वो मामला सीधा कहाँ आएगा? सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो यही बता रहा है कि ये सब चीज़ें, जैसे भारत संघ में एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, वह सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और कोई राज्य अनेक राज्यों के बीच कोई विवाद है, तो वह भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अधिक राज्यों के बीच विवाद है, तो वह भी कौन देखेगा? उच्चतम न्यायालय देखेगा, न कि उस राज्य की हाई कोर्ट देखेगी। यही ये कहना चाहता है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। अब देखिए अपीली क्षेत्राधिकार में क्या है कि देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। एक तो है संवैधानिक, दीवानी, और तीसरा फौजदारी। तो ये तीनों पॉइंटों का आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए
इसमें आपका परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, कौन सा? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। यह अनुच्छेद 143 में न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के भी निर्भर करता है। तो आप देखिए, जैसे राष्ट्रपति किसी मामले को नहीं समझ पा रहा है तो वह किससे सलाह लेता है? सुप्रीम कोर्ट से। और वह किस आर्टिकल के तहत? 143। इसको याद रखना, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कदापि नहीं होगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है या परामर्श मांगता है, और फिर राष्ट्रपति अपना विवेक प्रयोग करता है कि वह मुझे अप्लीकेबल करे, लागू करे या न करे, वह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। ये आप ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आर्टिकल कई बार पूछा जा चुका है। कौन सा? 143 के अनुच्छेद 143 क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। किससे मांगता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अब देखिए पुनर्विचार, यहाँ देखिए फिर पॉइंट आया कि पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेशों या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके, यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 137 के तहत कि एक बार सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे चुका है, दोबारा भी उस पर विचार कर सकता है। अभिलेख न्यायालय, संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाए। अभिलेख न्यायालय का मतलब हुआ कि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वह हर जगह मान्य होगा, उसमें कोई न स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। यह किसमें हो जाएगा? अभिलेख न्यायालय। और मौलिक अधिकारों का रक्षक, तो भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद किसमें किया गया है? 32 में। सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, देखिए, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। तो इसी को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक यह उपचार है। क्या है? और इसी को संविधान की उन्होंने आत्मा कहा था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर इसमें देखिए, हम देखेंगे अनुच्छेद 145 में 1453 उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितना होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में संविधान, देखिए संविधान में अगर कुछ करना है तो कम से कम उसमें 5 न्यायाधीश होने जरूरी है, क्योंकि संविधान में जो भी परिवर्तन होता है या जो भी उसमें चीज़ें जोड़ी जाती हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यायाधीशों की जरूरत पड़ती है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही, ये सारे टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय से थे। फिर मिलेंगे अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।